आज हम रीतिकाल पर विचार करेंगे। रीतिकाल क्या है, रीति से क्या अर्थ निकलता है और रीति काव्य के अंतर्गत या रीतिकालीन काव्य धारा कितने प्रकार की, इस काव्य धारा में कितने प्रकार के काव्य होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण आचार्य कवि हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, इन पर आज हम विचार करेंगे। सभी लोग जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग। शबा, प्रियंका, श्वेता, बुद्धेश्वर और विजयता, सबको गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोगों के सामने लिखा है, रीतिकाल भक्तिकाल के बाद का जो कालखंड है उसे हम रीतिकाल कहते हैं। यह संभवतः शुक्ल जी ने इसको माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत, यानी अगर आप इसे ईस्वी सन में बदलेंगे तो 1643 और यह हो जाएगा 1800। ये जो काल है, ये काल क्या है? ये रीतिकाल का समय का खंड है, यानी समयावधि जो है रीतिकाल की, ये समयावधि है। यह शुक्ल जी ने बतलाया है कि यह समयावधि है। अभी हम लोग विचार करेंगे कि ये रीतिकाल है क्या, रीतिकाल कहते किसे हैं। ठीक है, तो जो रीतिकाल है, ये रीतिकाल में सबसे पहला जो शब्द आता है वो शब्द आता है रीति। कौन सा शब्द आता है? रीति। पहले हमें समझना होगा ये रीति क्या है। कुछ लोगों ने तो कहा कि ये रीति, आप लोग भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे, आपने कभी पढ़ा होगा मास्टर में, तो भारतीय काव्यशास्त्र में एक संप्रदाय है रीति संप्रदाय, और उस संप्रदाय से संबंधित हैं आचार्य वामन। लेकिन यह जो वामन का जो रीति संप्रदाय है, इसका रीतिकाल के रीति से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, ये जो रीति है ये उस रीति से सर्वथा भिन्न रीति है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना। तो वास्तविक रूप से रीति है क्या, रीति कहेंगे किसे? तो रीति के विषय में कहा गया कि रीति एक प्रकार की अनुकरण करने की पद्धति है, अनुकरण करने की प्रक्रिया है, उसी को रीति कहते हैं। अनुकरण करने की प्रक्रिया क्यों? तो इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन अभी सामान्य से जानकारी ये है, ये जो रीति है, रीति का अर्थ है अनुकरण करने की पद्धति। इस रीति का, जो रीति काल में रीति है, उस रीति का अभिप्राय क्या है? अनुकरण करने की पद्धति। अब प्रश्न उठता है कि यह अनुकरण कहां से किया गया, और क्या रीतिकाल के कवियों ने किसी का अनुकरण किया, इस वजह से इसका नाम रीतिकाल पड़ा? तो हम कहेंगे हाँ। सामान्यतः अगर हम विभिन्न कवियों को देखें तो उन्होंने किसी न किसी चीज का अनुकरण किया है। वह कौन सी चीज है जिसका अनुकरण किया है? तो वो है संस्कृत के जो, इसमें मैं लिख दे रहा हूं, संस्कृत के काव्यांग निरूपक जो ग्रंथ हैं, उनका अनुकरण किया गया। अब ये काव्यांग निरूपक ग्रंथ क्या है? तो काव्य के बहुत सारे अंग होते हैं, रस है, अलंकार है, छंद है, आदि आदि काव्य के बहुत सारे अंग हैं। तो संस्कृत के परवर्ती आचार्यों ने
संस्कृत के बाद में जो आचार्य आए, उन आचार्यों ने विभिन्न काव्यांगों पर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों को केंद्र में रखकर, उन ग्रंथों का अनुकरण करके जिन कवियों ने काव्य की रचना की, उस काव्य को कहते हैं हम रीति काव्य। यानी संस्कृत के जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का अनुकरण करके जो काव्य लिखा गया, वो काव्य क्या कहलाएगा? तो वो काव्य कहलाएगा रीति काव्य। क्या कहलाएगा? रीति काव्य। अब फिर प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भाई इन लोगों को रीति काव्य लिखने की जरूरत हो गई, या संस्कृत के उन काव्यांग निरूपक ग्रंथों का अनुकरण करना पड़ गया? ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई? तो उन परिस्थितियों पर हम लोग विचार करेंगे पहले कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिन परिस्थितियों की बदौलत या जिन परिस्थितियों की वजह से कवियों ने संस्कृत के जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ है, उन ग्रंथों का अनुकरण करके अपने काव्य की रचना की। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बतलाया था कि संस्कृत ये जो रीति काव्य है वो 1643, ये शुक्ल जी की मान्यता है, से 1843, लगभग ये मानकर चलो कि ये लगभग ये काल रहा। अब आप लोगों को सोचना यह है कि भारत की स्थिति उस समय क्या थी। मुगल साम्राज्य ही पूरे केंद्र में प्रतिष्ठित था, और जितने भी क्षेत्रीय राजा थे, विभिन्न प्रांतों के जो राजा थे, उन्होंने अधिकांश ने मुगल सत्ता स्वीकार कर ली थी। उन्होंने मान लिया था कि सर्वोच्च सत्ता मुगल सत्ता है। तो जब उन्होंने यह स्वीकार कर लिया कि इस भारत का सर्वोच्च अगर शक्ति किसी में निहित है तो वो मुगल सत्ता में है, तो युद्ध करने की जो संभावना होती होगी, या युद्ध करने की जो संभावना थी, वो संभावना बिल्कुल समाप्त। लेकिन छिटपुट युद्ध होते रहे, लेकिन अधिकांशतः जो राजा थे, क्षेत्रीय राजा थे, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार कर ली। और जब मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार हो जाती है तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। ये तो बात रही राजनीतिक स्थिति। अब आप सामाजिक ढांचा देखिए। ऊपर सामंत, जमींदार लोग किसानों पर अनेक तरह के कर लगाते थे, और किसान की स्थिति ऐसी थी कि वे कर्ज तले दबे जा रहे थे। जैसा कि आप, ये स्थिति आजादी के पहले तक कमोबेश उसी प्रकार थी। तो सामंती जो थे, सामंती विचारधारा को मानने वाले जो सामंत थे, उन्होंने कर्ज बढ़ाकर या किसी प्रकार का कर बढ़ा करके किसानों का खूब शोषण किया, और वे नित्य किसान शोषित किए जा रहे थे, शोषित हो रहे थे, और सामंतों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, और किसानों की आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। ऐसी दशा में जब युद्ध भी ना हो, और युद्ध होने के बाद, युद्ध न होने के अलावा उनके पास अकूत संपत्ति हो, तो ऐसी स्थिति में विलासिता का जीवन व्यतीत करना स्वाभाविक है। तो वे भोगवादी प्रवृत्ति के थे, भोग ही भोग विलासिता पूर्ण जीवन व्यतीत कर। अब विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करने मात्र से जीवन नहीं चल सकता। उनके अंदर रुचि का संचार हुआ, उनके अंदर की इच्छा तीव्र रूप से विकसित होने लगी। और वह रुचि क्या थी? वह रुचि थी कि हम जो शास्त्रीय ज्ञान है, उस शास्त्रीय ज्ञान का हमें भी ज्ञान, शास्त्रीय जो ग्रंथ है उसका ज्ञान मुझे हो। अब सामंती जो हमारे देश में थे, उनकी इच्छा ये हुई, उनकी रुचि ये हुई कि वे चाहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान से वे संपन्न हो जाएं।
अब शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न कैसे हो? शास्त्र तो पढ़ना आता ही नहीं, शास्त्र तो जानते नहीं। तो शास्त्र के अभाव में, शास्त्र के ज्ञान के अभाव में शास्त्र ज्ञान संपन्न होना अपने आप में एक चुनौती थी। तब उन्होंने क्या किया कि अपने दरबार में जो कवि रहते थे उनको प्रश्रय देना शुरू किया। पहले से भी प्रश्रय, जो भक्ति काल में आप देख ले, अधिकांश कवि, भक्त कवि किसी राजा के प्रश्रय में नहीं रहते थे, किसी राजा के आश्रय में नहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें धन की लालसा नहीं थी। वे सिर्फ भगवान अपने इष्ट के प्रति अपनी भक्ति की निवेदित करते थे। लेकिन रीतिकाल में कवि पैसे के लिए ही लिखा करते। अब ऐसे कवि जो दरबार में थे, उन लोगों ने यह जिम्मा उठाया कि मैं अपने राजा को, अपने सामंत को शास्त्र ज्ञान से संपन्न कराऊंगा। अब शास्त्र ज्ञान से संपन्न कैसे कराया जाए, उनको सिखाने के लिए, शास्त्र ज्ञान समझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि संस्कृत के वे ग्रंथ जो शास्त्र को, यानी काव्यांग निरूपक जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों को इन्होंने उठाया रीतिकाल के कवियों ने, जिसमें काव्यांग के विविध रूप पर चर्चा हुई। अब ऐसे ग्रंथों को उठा करके उनका ब्रज भाषा में, जो कि उन लोगों की अपनी भाषा थी, ब्रज भाषा में अनुवाद किया। उस समय काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। हालांकि ब्रज भाषा से या ब्रजभाषी क्षेत्र से इनका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उस समय काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी। तो उन संस्कृत ग्रंथों का उन्होंने ब्रज भाषा में क्या किया? अनुवाद किया। किस लिए अनुवाद किया? तो सामंतों को, राजाओं को उन्होंने क्या किया था? शास्त्र ज्ञान देने का जिम्मा उठाया। तो शास्त्र ज्ञान देने के उद्देश्य से उन्होंने जो काव्य के जो लक्षण होते हैं, छंद के जो लक्षण होते हैं, काव्यांग के जो लक्षण होते हैं, यहां जो एक शब्द हमेशा ध्यान में रखना, काव्यांग। काव्यांग का मतलब है काव्य के क्या क्या अंग हैं, काव्य के विविध अंग। तो काव्य के विविध अंग में रस भी आता है, छंद भी आता है, अलंकार भी आता है। तो इन सारे बिंदुओं पर जो ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए थे, उन ग्रंथों से इन सारे जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं पर जो लक्षण दिए गए थे संस्कृत में, रस के विविध रूपों के लक्षण जो दिए गए होंगे, अलंकार के विविध रूपों के जो लक्षण दिए गए होंगे, तो ऐसे लक्षणों का ब्रजभाषा में अनुवाद करके और उदाहरण रूप में अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। ठीक है, लक्षण कहां से उठाया? संस्कृत के काव्यांग निरूपक ग्रंथों से, और उदाहरण अपनी कविताओं के माध्यम से दिया। अब ऐसे कवि जिन्होंने लक्षण उठाया संस्कृत ग्रंथों से और अपनी कविताओं के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत किए, ऐसे ही कवियों को कहा जाता है रीति काव्यकार, या ऐसे ही कवियों को कहा जाता है, यही जो परंपरा है, ये कहते हैं लक्षण। जो लक्षण ग्रंथ लिखे जाते थे, लक्षण ग्रंथ परंपरा, लक्षण ग्रंथ परंपरा, या इसे ही कहते हैं रीति काव्य परंपरा। बात समझ में आ रही है कि रीति काव्य परंपरा क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, अजय त्रिपाठी, आपने क्या पूछा? रीति का मतलब परिपाटी या नियम। रीति का मतलब है एक पद्धति, एक रचना पद्धति, एक ही ढर्रे पर जो एक रचना पद्धति, एक ही ढर्रे पर जो काव्य लिखे गए, उसी को कहते हैं एक परिपाटी। एक प्रकार की परिपाटी भी कहा जा सकता है, बिल्कुल।
हाँ, 1700 से 1300 1900 ही है रीति जी, लेकिन उसका अगर आप ईसवी सन में करेंगे वो संवत में है, उसको ईसवी सन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1643 आएगा। ठीक है, अब समझ में बात यहां आप लोगों को आ रही है कि रीति काव्य परंपरा की शुरुआत कैसे हुई, क्या बैकग्राउंड था, क्या उसकी पृष्ठभूमि थी, ये समझ में आया? कमेंट में बताओ। हाँ, तो ये रीति काव्य परंपरा की पृष्ठभूमि है कि किस तरह से सामंती लोगों को, राजाओं को शास्त्र का ज्ञान यानी काव्य के विविध रूपों का ज्ञान देने के लिए संस्कृत के जो काव्यांग निरूपक ग्रंथ थे, उन काव्यांग रूपक ग्रंथों में दिए गए लक्षणों का, जो लक्षण काव्य के दिए गए थे, उन लक्षणों का ब्रजभाषा में अनुवाद किया गया और उदाहरण के रूप में अपनी कविताएं लिखी गई। उसको कहते हैं रीति काव्य परंपरा या लक्षण ग्रंथ परंपरा। अब चूंकि इनका उद्देश्य क्या था, इनका तो उद्देश्य था कि इनका उद्देश्य तो यही था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य था कि कठिन काव्य, कठिन ग्रंथों या कठिन ग्रंथों का सरल रूप में प्रस्तुत करना या सरल बनाना, इनका तो उद्देश्य ही था कि जो कठिन ग्रंथ हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं, उन कठिन ग्रंथों का हम सरलीकरण कर दें, इतना सहज बना दें, इतना सरल कर दें कि जो राजा हैं या जो भी सामंत हैं उनको समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस उद्देश्य से क्या किया गया, इस उद्देश्य से इनको, चूंकि इन्होंने कठिन ग्रंथों का सरलीकरण किया है, इसीलिए ऐसे कवि को क्या कहा जाता है, आचार्य कवि। आचार्य का काम क्या है, आचार्य का काम यही होता है विविध जो काव्यांग हैं या विविध जो काव्य के अनेक अंग हैं, उन अंगों पर विचार प्रस्तुत करना, और इन्होंने किया, इसीलिए इन्हें आचार्य कवि भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां एक चीज और समझने की जरूरत है कि साहित्यिक परिस्थितियां क्या थी उस समय, क्योंकि इस्लामी सत्ता केंद्र में थी, और इस्लामी सत्ता केंद्र में थी तो फारसी काव्य धारा का भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। और क्योंकि फारसी में आप लोग जानते हैं कि शायरी लिखी जाती रही है, और इस वजह से शायरी में प्रेम के विरह का भी बहुत ही विशद चित्रण किया जाता है। तो रीति काल में भी आप देखेंगे कि प्रेम के विरह रूप का बड़ा ही सुंदर चित्रण होता है, और शायरी की तरह ही यहां भी मुक्तक लिखे जाते हैं। शायरी की तरह ही यहां क्या लिखे जाते हैं, मुक्तक लिखे जाते हैं। ये मुक्तक क्या है, तो मुक्तक उन्हें कहते हैं जिसमें एक छंद का दूसरे छंद से संबंध ना हो, एक छंद का दूसरे छंद से संबंध ना हो, वो मुक्तक है, मुक्त ही है। ठीक है, तो ये भी परंपरा शुरू हुई फारसी के प्रभाव में आने के कारण। तो रीति काल के अंतर्गत अभी हम लोगों ने जो इसकी पृष्ठभूमि में जाना, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या क्या जानी। तो महत्वपूर्ण बातें